हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थी इथोलॉजी, और इथोलॉजी में आज हमने पढ़ना है, हम बिहेवियर पढ़ रहे थे जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। मोटिवेशन वो है कि किसी भी चीज को करने की तत्परता क्या कहलाती है, मोटिवेशन। यानी कि टू परफॉर्म अ बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर को परफॉर्म करना है, किसी भी बिहेवियर को परफॉर्म करना है, चाहे वो हम है चाहे कोई और एनिमल्स है, कोई भी है, अगर उसको कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करना है तो उसके लिए जो भी ड्राइव की जरूरत होगी, जो भी अर्थ की जरूरत होगी या जो भी रेडीनेस की जरूरत होगी उसे कहा जाता है मोटिवेशन। यानी किसी भी चीज को करने की तत्परता क्या कहलाती है, मोटिवेशन। उसको उसके लिए जो ड्राइव है, उसका जो अर्ज है, वो काम करने की जो अर्ज है उसे क्या कहेंगे, मोटिवेशन। ठीक है, अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर कोई हंग्री डॉग है, एक भूखा डॉग है, इस हंग्री डॉग को, इस हंग्री डॉग के पास इस टाइम पर अगर हम बात करें मोटिवेशन, किस चीज की मोटिवेशन, खाना खाने की मोटिवेशन कैसी है, ज्यादा है। ठीक है, अब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, इसे मिल गया फूड, इसको जो खाना था इसे मिल गया फूड। फूड मिलने के बाद ये जो मोटिवेशन थी ये बिल्कुल ही लो चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद, 6 से 7 घंटों के बाद इसका जो मोटिवेशन लेवल है वो फिर बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि ये जो मोटिवेशन है कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। यानी ये जो मोटिवेशन है ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये मोटिवेशन वैसा ही रहेगा। जब गोल को अचीव कर लिया जाता है तो मोटिवेशन लेवल सबसे कम हो जाता है, और जब गोल को सर्च कर रहे होते हैं तो मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अभी हम इसके आगे पढ़ते हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन की 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है सर्चिंग, किसी भी चीज को, जो भी हमारा मोटिवेशन है उस गोल को सर्च करना, या इसे बोला जाता है एपिटिटिव। एपिटिटिव जनरली यूज किया जाता है फूड या प्यास के लिए, या खाना या प्यास के लिए, लेकिन यहाँ पर इसका सर्चिंग का जो दूसरा नेम है वो एपिटिटिव भी है। ठीक है, सेकेंड फेज आएगी कंज्यूमेटरी फेज, और थर्ड फेज आएगी क्विसेंस, या इसे बोला जाता है रिफ्रैक्टरी फेज। मोटिवेशन की ये 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज है सर्चिंग स्टेज या एपिटिटिव स्टेज, सेकंड है कंज्यूमेटरी, थर्ड है क्विसेंस या फिर रिफ्रैक्टरी स्टेज। सर्चिंग फेज के अंदर क्या होता है, सर्चिंग फेज के अंदर जो मोटिवेशन है वो सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर किसी भी गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर सर्चिंग हो रही है। जैसे अगर किसी को खाना खाना है तो उसके लिए सर्चिंग हो रही है, किसी को प्यास लगी है तो पानी के लिए सर्चिंग हो रही है, किसी ने जैसे फर्स्ट एड के लिए लगना है तो उसके लिए तैयारी हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, सर्चिंग हो रही है, अपने गोल को अचीव करने के लिए सर्चिंग हो रही है। मोटिवेशन लेवल कैसा है, बहुत ज्यादा। उसके बाद आएगी कॉन्ज्यूमेटरी फेज। कॉन्ज्यूमेटरी फेज का मतलब है कि अभी जितनी भी ओरिएंटेशन करनी थी वो यहाँ पर हो जाएगी, यानी जितना भी उस गोल के लिए घूमना फिरना था, जो भी तैयारियां करनी थी वो कंप्लीट होंगी, एंड गोल जो कैसा होगा, गोल हो जाएगा अचीव। यानी अगर फर्स्ट ग्रेड बनना है, अगर आप फर्स्ट ग्रेड बन चुके हो, फर्स्ट ग्रेड टीचर, एक लेक्चरर बन चुके हो, तो आप कौन सी फेज में हो, कॉन्ज्यूमेटरी फेज ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर गोल अचीव हो चुका है। यहाँ पर अगर कोई डॉग है तो उसने अपना खाना खा लिया है, कोई प्यासा है तो उसने अपना पानी पी लिया है, और जब ये स्टेज आती है तो मोटिवेशन कैसी हो जाती है, कम। ठीक है, और उसके बाद की जो इनएक्टिव फेज होगी, यानी गोल को अचीव करने के बाद जो इनएक्टिव फेज होगी, उस इनएक्टिव फेज को कहा जाता है क्विसेंस। क्विसेंस का मतलब ही होता है एक तरीके का शांत रहना। जो इनएक्टिव, जो रिफ्रैक्टरी फेज होगी, यानी कि यहाँ से
यहाँ पे गोल अचीव होने के बाद इस स्टेज से लेकर इस स्टेज तक वापस कोई और गोल बनाने तक जो भी स्टेजेस होगी, जो भी टाइम होगा, वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा क्विसेंस फेज में, रिफ्रैक्टरी फेज में, यानी नया गोल अचीव करने से पहले और ये गोल खत्म करने के बाद जो भी टाइम होगा वो जो भी फेज होगी वो फेज होगी क्विसेंस फेज या रिफ्रैक्टरी फेज। ये एक तरीके की इनएक्टिव फेज है, ये शांत स्टेज है एक। ठीक है, अभी हम इसके आगे चलते हैं। मोटिवेशन का अगर हम इसका कहें कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है हमारे अंदर, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो इसको कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। हमारा मोटिवेशन का सेंटर कहाँ पर अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें, हमने भी एक स्टेज पढ़ी थी कॉन्ज्यूमेटरी फेज, जो सेकंड फेज थी गोल को अचीव करने की। वो कॉन्ज्यूमेटरी फेज को कहीं कहीं पर दे रखा है कि वो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के अंदर आती है। हमने FAP को पढ़ा था, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न को पढ़ा था। कोई भी इननेट, कोई भी इनबॉर्न, जो जन्मजात जो बिहेवियर होता है उसे हमने बात की थी फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो जो भी जन्मजात बिहेवियर है वो बिहेवियर, जो कंज्यूमेटरी बिहेवियर है, वो इसके अंदर आता है, यानी किसी भी चीज को कंज्यूम करना FAP के अंदर आएगा, कंज्यूमेटरी बिहेवियर के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन कितने टाइप की होती है। मोटिवेशन 2 टाइप की होती है। एक आएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक आएगी इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मोटिवेशन दो तरीके की होती है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी और इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक रूप से, अंदर से। यानी ऐसी मोटिवेशन जो हमें बाहरी रूप से मिलती है इसे बोली जाती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बाहरी रूप से कैसे मिलेगी? जैसे कि कोई रिवॉर्ड है आपको, कोई आप अगर इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको प्राइज मिलेगा, तो ये कैसी मोटिवेशन आपके लिए? ये मोटिवेशन है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको मनी मिलेगी, आप मनी के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये कैसी मोटिवेशन है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो, आप अपने मन के लिए पढ़ रहे हो कि आपको अच्छा लगता है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो ये किस तरीके की मोटिवेशन है? ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसके अंदर क्या होगा? आप अपने इंटरेस्ट से पढ़ोगे। इंटरेस्ट से पढ़ना क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और कोई भी बाहरी चीज से, कोई रिवॉर्ड हो सकता है, मनी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे कोई बच्चा अच्छे ग्रेड्स ला रहा है, क्यों? क्योंकि उसको साइकिल मिलेगी, है ना, तो ये कैसे मोटिवेशन है? ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो ये मोटिवेशन के दो टाइप्स थे, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, अभी हम आगे चलते। अभी हम पढ़ते हैं ड्राइव के कौन से टाइप होते हैं। ड्राइव भी दो तरीके के होते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था किसी भी चीज को पाने की तत्परता, कोई अर्ज या ड्राइव किसी भी बिहेवियर के लिए जो जरूरी होती है उसे ही मोटिवेशन कहा जाता है। तो ड्राइव कौन से दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी ड्राइव और एक होती है सेकेंडरी ड्राइव। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्राइव दो तरीके की होती है। तो जो प्राइमरी ड्राइव है ये जरूरी होती है सर्वाइवल के लिए, यानी अपना जीवन जीने के लिए प्राइमरी ड्राइव का होना बहुत ही जरूरी है। सेकेंडरी ड्राइव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन सर्वाइवल के लिए प्राइमरी का होना जरूरी है। कैसे? जैसे मैं इसका अगर एग्जाम्पल की बात करूं, तो जैसे मैं बोल दूं थर्स्ट, यानी प्यास लगना। और प्यास लगना एक ऐसी ड्राइव है, अगर किसी को प्यास लगी है तो वो एक ऐसी ड्राइव है जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी, हमारा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जैसे प्यास लगना, जैसे कि हंगरी, खाना खाना, जो खाने खाने से पहले जो हंगरीनेस हमें फील होती है, तो ये हंगरी भी कैसी है? प्राइमरी ड्राइव है। जैसे कि हम कह सकते हैं मेट करते हैं जो एनिमल्स, उनके लिए जो मेटिंग है वो भी कैसी ड्राइव है? वो भी प्राइमरी ड्राइव है। लेकिन सेकेंडरी ड्राइव जो होती है वो सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होती। सेकेंडरी ड्राइव के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं किसी जॉब का लगना, है ना, हमें जैसे मनी हो सकती है, हमें जैसे हो सकता है कोई रिवॉर्ड्स हो, जैसे कि कोई प्राइज हो, जैसे कोई बच्चे के लिए कोई प्राइज हो। तो ये प्राइज जो है, जो ये रिवॉर्ड्स हैं, ये सारे कैसे? ये सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है।
तो अगर ये सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है तो ये कैसे ड्राइव होगी, ये होगी सेकेंडरी ड्राइव। ठीक है, तो इसके साथ ही जो मोटिवेशन है वो हमारा यही कंप्लीट होता है। मोटिवेशन में कुछ इतना है नहीं, जो हमारा साइकोलॉजी में आता है वैसे ही इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर कोई इतना इम्पोर्टेंट चीज मुझे मिली नहीं है कि जो इससे भी ज्यादा इलेबोरेट करके पढ़ाई जाए। तो अभी हम इसके नेक्स्ट बिहेवियर पर चलते हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, और ये बिहेवियर जो है ये हमारे इस यूनिट का लास्ट बिहेवियर है। इसके बाद हमारी इथोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के अंदर क्या होता है कि रिप्रोड्यूस करना, नई जनरेशन को जन्म देना, नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, अपनी संतानों को बनाना, क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है एक रिप्रोडक्शन के लिए। अब फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है उसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके की होती है। एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरीके की होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, यानी फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट का जो मिलना है, जो जुड़ना है, वो कहाँ होगा? वो होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, किसी की भी मेल या फीमेल की बॉडी में नहीं होगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होगा। ये किसमें देखा जाता है? जैसे कि हम कह सकते हैं एम्फीबियंस में, यानी फ्रॉग्स के अंदर हम कह सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं फिशेज में। फिशेज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे? अगर हम बात करें एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के अंदर भी फ्रॉग की बात करें तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होगा? यहाँ पर ये होगा कि जो फीमेल फ्रॉग है वो अपने जो एग्स है वो किसी प्लेस पर रख देगी, और यहाँ से आएगा मेल फ्रॉग, और मेल फ्रॉग अपने जो स्पर्म है वो इसके ऊपर इजैक्यूलेट कर देगा, जिसकी वजह से जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन वो कहाँ होगा? वो होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, क्योंकि ये एग्स कहाँ पड़े हैं? अगर हम बात करें तो एग्स पड़े हैं पानी के अंदर, वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किसी की भी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा मेल या फीमेल की। तो इसलिए ये कैसा फर्टिलाइजेशन है? ये है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसी तरीके से इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी मेल या फीमेल की बॉडी के अंदर इंटरनली फर्टिलाइजेशन होना, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है, या हम कह सकते हैं मैमल्स के अंदर होता है, जैसे कि बर्ड्स के अंदर, या हम कह सकते हैं एविस के अंदर होता है, जैसे रेप्टाइल्स के अंदर होता है। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर, बॉडी के बाहर होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर एक टर्म आती है जिसका नाम है माउथ ब्रीडिंग। ये टर्म पूछी जा सकती है। माउथ ब्रीडिंग क्या होती है? माउथ ब्रीडिंग जो देखी जा सकती है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं ये किस में देखी जाती है। ये देखी जाती है सीलिड फिश के अंदर। ये एक तरीके की फिश है, जैसा बोला जाता है सीलिड फिश, उसके अंदर माउथ ब्रीडिंग देखी जा सकती है। माउथ ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है? ये जो सीलिड फिश है, ये फिश अपने माउथ के अंदर एग्स लेकर घूमती है। माउथ के अंदर इसके एग्स होते हैं, ये अपने माउथ को खोलकर उसके अंदर एग्स भरकर ही ये अपना लाइफ स्पेन करती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही कोई मेल आता है तो वहां पर जो फर्टिलाइजेशन होगा, यानी इस एग्स को जो स्पर्म्स मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? उस माउथ के अंदर ही मिलेंगे। यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? माउथ के अंदर। ये अपने एग्स माउथ के अंदर लेकर घूमती है, और जो मेल होता है वो अपने स्पर्म्स भी उसके माउथ के अंदर ही रिलीज कर देता है। तो इस टर्म को बोला जाता है माउथ ब्रीडिंग, और ये किसमें देखने को मिलती है? सीलिड फिश के अंदर ये देखने को मिलती है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम चलते हैं कि
कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि एक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए जरूरी है। इसके अंदर जो सबसे पहला है वो होगा स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, यानी जो एक ही स्पीशीज का मेल और उसी स्पीशीज की जो फीमेल है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेल किसी और स्पीशीज का हो, फीमेल किसी और स्पीशीज की हो तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये कैसा होता है, ये होता है स्पीशीज स्पेसिफिक। उसके अलावा अगर हम पूछे कि इसके अंदर और कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके अंदर और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये है कि यहाँ पर ये क्या होता है, सिंक्रोनाइज कॉर्टशिप सीक्वेंस। जो भी कॉर्टशिप जब होगी तो उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होगी वो एक सीक्वेंस के अंदर होगी, यानी ये सिंक्रोनाइज तरीके से होगी। यानी कि अगर ये एक्टिविटी हुई है उसके बाद बी होगी, उसके बाद सी होगी, उसके बाद डी होगी, यानी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो एक सीक्वेंस में होंगी। अब हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि एक मेल पिकॉक है, एक मेल पिकॉक है। मेल पिकॉक क्या करता है, मेल पिकॉक करता है डांसिंग। ये डांसिंग करता है, ये डांस करता है अपनी फीमेल पिकॉक को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जब ये डांस करेगा और ये अपने सारे फेदर्स को फैलाएगा तो उसके अंदर क्या काउंट होगी, नंबर ऑफ आईज। उसके अंदर नंबर ऑफ आईज काउंट होगी। जैसे कि अगर ये इसका इस तरीके से फेदर है तो इसके अंदर वो जो यहाँ पर होती है ना अलग अलग कलर के, जिसे हम कहते हैं मोर पंख है ये, है ना, तो वो मोर पंख इसके अंदर वो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा ये फीमेल को अट्रैक्ट करेगा और जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आईज होंगी वो ही मेटिंग के लिए सिलेक्ट होगा। तो ये जो चीज है कि सबसे पहले डांस होगा, फिर नंबर ऑफ आईज काउंट होंगे, फिर मेटिंग होगी। ये और भी इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ये प्रोसेस, लेकिन इसको एक हम सिंपल वे में देखें तो ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी, ये इसी तरीके से प्रोसेस होगा तभी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो कॉर्टशिप सीक्वेंस है वो कैसी होगी, वो होगी सिंक्रोनाइज। ठीक है, अगर हम इसके थर्ड कैरेक्टर की बात करें तो थर्ड ये कैसा होता है, ये होता है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट या हम इसको क्या कह सकते हैं, इननेट, यानी जन्मजात कैरेक्टर है ये एनिमल्स का या प्लांट्स का। किसी का भी ये कैसा कैरेक्टर है, इननेट कैरेक्टर यानी जन्मजात कैरेक्टर। तो ये जो थे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे किसके, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के। अगर मैं बात करूं तो इससे क्वेश्चन बन चुका है, यही 3 कैरेक्टर्स दिए थे और 4th कैरेक्टर था इट इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड। ये 4th ऑप्शन दे रखा था जो कि बिल्कुल सही है एक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि इन चारों में से कौन सा एक रिप्रोडक्टिव बिहेवियर के लिए सही कैरेक्टर नहीं है, और जो यहाँ पर दे रखा था वो दे रखा था नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक। इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है और इसका जो आंसर था वो यही था कि नॉट स्पीशीज स्पेसिफिक। ये रॉन्ग था क्योंकि ये स्पीशीज स्पेसिफिक होती है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए हमें अच्छे से पढ़ना है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, अभी हम इसके आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी होती है, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज की बात करें तो 2 तरीके की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज होती है। एक होती है के सिलेक्शन और एक होता है आर सिलेक्शन। ये स्ट्रेटेजीज जो है ये हम इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे और ये इथोलॉजी में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो के सिलेक्शन एंड आर सिलेक्शन 2 तरीके की स्ट्रेटेजीज, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजीज या मीटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं।
अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो के सिलेक्शन के तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आर सिलेक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है, क्या है के सिलेक्शन और क्या है आर सिलेक्शन। अब अगर मैं इसको एग्जांपल देके समझाऊं तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, के सिलेक्शन में हम एग्जांपल लेके चलेंगे एक ह्यूमन का, एक ह्यूमन बीइंग का, और आर सिलेक्शन में हम एग्जांपल लेके चलेंगे एक मॉस्किटो का, या हम कह सकते हैं एक मच्छर का। ठीक है, तो हम इनके एग्जांपल से के सिलेक्शन और आर सिलेक्शन को समझेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें एक मॉस्किटो की, ठीक है, तो मॉस्किटो का जो इन्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, वो होता है एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट। यानी यहाँ पर कोई भी जो इन्वायरमेंट है इनका कोई स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं है, इनका जो इन्वायरमेंट होगा वो एक अनस्टेबल तरीके से एक अस्थायी इन्वायरमेंट होता है। लेकिन हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हम अपने तरीके से स्टेबल बनाए रखते हैं, है ना, हम अपने तरीके से स्टेबल बनाए रखते हैं। जो मॉस्किटो होते हैं उनका साइज कैसा होता है, एज कंपेयर टू अस स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये ह्यूमन होता है इनका जो साइज होता है वो कैसा होता है, वो होता है लार्ज साइज का। ठीक है, अभी यहाँ पर इनका अनस्टेबल इन्वायरमेंट है, यहाँ पर स्टेबल इन्वायरमेंट है, हमारा लार्ज साइज है, इनका स्मॉल साइज है। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ा, जो मॉस्किटो है, क्या जो मॉस्किटो है वो कितने ऑफस्प्रिंग अपने पैदा करेगा, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में एज कंपेयर टू अस। अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। हम और भी एनिमल्स की बात कर ले, हम लायंस की बात कर ले, तो भी उनके जो बच्चे होंगे वो बहुत ही कम नंबर में होंगे। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग का नंबर है, जो ऑफस्प्रिंग का नंबर है वो यहाँ पर क्या होगा, कम। लेकिन अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग का नंबर होगा वो होगा ज्यादा। ठीक है, हमारा जो लाइफ स्पैन है, हमारा जो ह्यूमंस का अगर हम बात करें, हमारा जो लाइफ स्पैन है वो काफी अच्छा लाइफ स्पैन है, अराउंड हम कह सकते हैं 60 to 70 ईयर्स, है ना। तो यहाँ पर जो लाइफ स्पैन है वो कैसा होगा, वो होगा ज्यादा, लाइफ स्पैन अच्छा होगा। क्या एक मच्छर 60 साल जी सकता है, नहीं जी सकता। तो इसका जो लाइफ स्पैन है वो कैसा होगा, वो होगा कम, लाइफ स्पैन इनका होगा कम। ठीक है, तो अब जो भी एनिमल्स हैं जो कि स्मॉल साइज की है, जिनका अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, जिनके ऑफस्प्रिंग के नंबर ज्यादा है, जिनका लाइफ स्पैन कम है, वो सारे आर सिलेक्शन चूज करेंगे फॉर रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि आर सिलेक्शन के अंदर आर का मतलब है रिप्रोडक्शन, यानी कि ये जो भी सिलेक्शन करेंगे इन एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगी वो एनर्जी वो रिप्रोडक्शन में ही खर्च कर देंगे। इनका इस धरती पर आने का सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद यही है कि इन्होंने रिप्रोडक्शन करना है और अपने प्रजाति को, अपने ऑफस्प्रिंग का नंबर को बढ़ाना है। तो ऐसे एनिमल्स जो सबसे ज्यादा एनर्जी अपनी रिप्रोडक्शन में खर्च कर देते हैं, अपना ऑफस्प्रिंग का नंबर बढ़ाते हैं, साइज स्मॉल होता है, इनका लाइफ स्पैन भी छोटा होता है, ऐसे एनिमल्स आर सिलेक्शन में आते हैं। अब ये अपनी सारी एनर्जी अगर रिप्रोडक्शन के अंदर दे देते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनका जो इनका जो मेटिंग है, इनका जो मीटिंग है, जो पॉपुलेशन है वो वंस होगा इन अ लाइफ टाइम, यानी पूरे लाइफ में ये वंस ही मीटिंग करेंगे और ये अपनी सारी एनर्जी उस एक बार की वेटिंग में लगा देंगे अपने ऑफस्प्रिंग के नंबर को बढ़ाने के लिए। तो इनका इस धरती पर आने का एक ही मकसद है, क्या, रिप्रोडक्शन करना, अपने ऑफस्प्रिंग का नंबर बढ़ाना और मीटिंग करना। चाहे उनका लाइफ स्पैन कम हो, चाहे उनका साइज छोटा हो, उनका अनस्टेबल एनवायरनमेंट तो होता ही है। तो ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं उनको वो क्या चूज करेंगे, आर सिलेक्शन को चूज करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया का क्या काम है, यही काम है कि वो आर सिलेक्शन के अंदर आएगा, क्योंकि उसका बहुत ही स्मॉल साइज होता है। ठीक है, और वो जो बहुत ही जल्दी से वो रिप्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग भी इसके बहुत ज्यादा, लाइफ स्पैन भी इसका कम है और ये मेटिंग भी वंस करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाएगा, और हमने बात की इंसेक्ट्स इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया है, इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स के अंदर मॉस्किटो भी आ गया। तो ऐसे जो एनिमल्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, आर सिलेक्शन के अंदर आएंगे। अब के सिलेक्शन के अंदर ये है कि ऐसे एनिमल्स जिनको रिप्रोडक्शन के अलावा और भी बहुत सारे अपनी एनर्जी को खर्च करने की उनके पास चीजें हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स आएंगे के सिलेक्शन के अंदर, जैसे कि ह्यूमन आ गए। इनकी जो मीटिंग है वो एक बार नहीं, ये मीटिंग करेंगे मल्टीपल टाइम्स,
इनकी मेटिंग होगी मल्टीपल टाइम्स ये मेटिंग करेंगे। ऐसे एनिमल्स आएंगे के सिलेक्शन के अंदर, जैसे कि आगे ह्यूमंस, या हम कह सकते हैं, इसका एग्जांपल दे सकते हैं मैमल्स। ऐसे किसके अंदर आएंगे? के सिलेक्शन के अंदर। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी दो तरीके की थी, एक थी के सिलेक्शन और एक थी आर सिलेक्शन। अब हमारी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर के अंदर हम रिप्रोडक्टिव बिहेवियर खत्म कर लेंगे, उसके साथ ही हमारी यूनिट भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू।